इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस की या फिर कॉन्सेप्ट की। तो साहब शुरू करते हैं बात। ये देखिए एक 4 इक्वेशंस होती हैं जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन हैं, 4 इक्वेशंस, ये बड़ी मशहूर हैं और कभी भी सवाल इन पे बन सकता है। तो पहली इक्वेशन या ध्यान कर लीजिए गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इसे आप पहचानते ही हैं। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की, इसे भी आप पहचानते ही हैं। जस्ट आपको दिखा रहा हूं जैसे दिमाग में आपके रिवाइंड हो जाए पिक्चर। बाकी बात करते हैं तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही चीज लिखी है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। आप ऐसे इसको सरल भाषा में समझ लें। ये देखिए फ्लक्स की ही कहानी लिखी हुई है। तो फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 4 इक्वेशंस में, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कम से कम ध्यान रखें। वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट पिक्चर में नहीं है, लेकिन इतना तो याद रखा ही जा सकता है कि बाय द वे पूछ लें तो हम लोग अपना काम करते रहेंगे। इसके बाद की बात करते हैं कि आपको मालूम ही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सिलेट करते हैं। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर है तो मैग्नेटिक वेक्टर इधर है ऐसे, और वेव चलती है सीधे ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से कुछ प्रोपोगेशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स का, और जो प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होती है वो E क्रॉस B के डायरेक्शन में होती है। प्रोपोगेशन का मतलब वेव किधर जा रही है, वेव के चलने का डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में वो चलती है। अब अगर वेव चलती है तो आपको ये भी मालूम है बेटा कि वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती है। तो एनर्जी कितनी कैरी करती है उसकी चर्चा की गई है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, देखिए वो ये लिखी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एनर्जी सेम होती है, आधी आधी। मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी है वो हाफ B स्क्वायर RMS अपॉन म्यू नॉट, ये एनर्जी मिलती है। वैक्यूम में लिखी हुई बातें हैं क्योंकि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यूज किया गया है। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर में आपको जरूर आना चाहिए। इसमें सवाल क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी। ये स्लाइड भी फॉर्मूले के तौर पे याद होनी चाहिए आपको कि इंटेंसिटी कितनी होगी, I इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS इंटू C। और I की वैल्यू बात करें अगेन मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए तो B स्क्वायर RMS C अपॉन म्यू नॉट। इसको भी याद करके रखिएगा, आगे मैंने भी सवाल पिकअप किए हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होगा और आपको याद होना भी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग मोमेंटम की बात की जाए तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी सब्जेक्ट पे फॉल करती है तो मोमेंटम ट्रांसफर करती है। वो मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, P इज इक्वल टू U अपॉन C। U है एनर्जी और C है उसकी स्पीड इन लाइट इन वैक्यूम, U है टोटल एनर्जी। तो इसको भी पकड़ के रखिएगा। आगे बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट हैं। कई चीज जानते ही हैं कि अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, वैक्यूम की बात करें तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन सबकी वेलोसिटी सेम होती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं सब पे सवाल बनने वाले हैं। ये देखिए V जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो बराबर होती है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू E एप्सिलॉन के। ठीक है साहब, बाकी बातें आगे लिखी हुई हैं। एम्पलीट्यूड वगैरह की बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट, ये भी वैल्यू हमें पकड़ के रखनी चाहिए। और अगर हम चाहें तो इसको C इज इक्वल टू E RMS अपॉन B RMS भी लिख सकते हैं क्योंकि RMS वैल्यू में काटोगे तो E नॉट B नॉट सेम आएगा। ये एनर्जी डेंसिटी की बात चर्चा कर चुके थे। दूसरी इंपॉर्टेंट P इज इक्वल टू U अपॉन C, ये भी डिस्कस हो चुका था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। ऐसा मत समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। नो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू के लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है यहां से नीट तक, जेईई मेंस तक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। साथ में जो हमारा जो विजुअल इफेक्ट है, ऑप्टिकल इफेक्ट जो दिखाई पड़ता है उसके लिए E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, बाकी बातें आपको जानकारी में होंगी। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम की। तो उम्मीद है ये आपने याद कर लिया होगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता रहता है। आगे बात करते हैं विजुअल लाइट के रेंज की। विबग्योर आप जानते ही हैं। तो विजुअल लाइट की जो रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक की विजिबल लाइट की मोटे तौर पे रेंज होती है। ये भी ध्यान रखिए, पूछ लेते हैं कभी कभी। बाकी शुरू होता है खेल कि वेव्स की वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको याद करिएगा। इसका यूज किया है, कहां गया भाई,
ये यूजेस ऑफ मैंने अलग से लिखे हैं, बताया था, इसको ध्यान रखिए, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, आपने याद कर लिया होगा ऐसी उम्मीद है। सामने दिख रहा है, आप पॉज करके दिमाग में रिमाइंड भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और यूज। और कभी कभी ये भी पूछते हैं बनती कैसे है, वो कम पूछते हैं लेकिन। तो ये सब रही माइक्रोवेव की, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड यूज, नेविगेशन वगैरह एयरक्राफ्ट के लिए। इसी तरह इंफ्रारेड के लिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड यूजेस आपको पता होगी। टीवी जो रिमोट जैसे मैं चला रहा हूं, इससे क्या निकल रहा है, इंफ्रारेड रेज, तब ये इससे स्लाइड बदल रही है। ये देखिए, ये बदल गई स्लाइड, तो मुझे दिखा नहीं क्या निकला, लेकिन विजिबल रेंज में नहीं आती, इंफ्रारेड है। और इसी तरीके से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की, और आप पहचानते ही हैं, इसको ध्यान भी रखिएगा। आगे बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेस के लिए, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और ये रहा यूज, फूड प्रिजर्वेशन वगैरह में यूज किया जाता है। यहां तक कि जो आरओ फिल्टर्स लगे रहते हैं वहां भी इसका इस्तेमाल होता है, वो एक डिस्कशन का पार्ट है, तो इतना ध्यान रखिए आप बेटा। एक्सरेज की बात करें, अगेन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, हड्डी वड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो तो उसकी जांच के लिए बड़ा फेमस रहा एक्सरे करा लेते हैं डॉक्टर साहब। गामा रेस की बात करते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और रेडियो एक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेलिगेंट ट्यूमर्स। मेलिगेंट का मतलब जो कि कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, वहां पर रेडियोथेरेपी में गामा रेज यूज की जाती है उनको जलाने के लिए, कीमोथेरेपी बोलते हैं, शायद कुछ बच्चों को जानकारी होगी। ये सब इसकी कहानी थी। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ईएम वेव डेरिवेशन के तौर पर, ये आप जरूर इसमें तैयारी कर लीजिए इसकी, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिख देता हूं, चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक ही डेरिवेशन है जो आप बेहतर तरीके से समझ लेना आपको चाहिए। एक छोटी सी बात और याद दिला देता हूं उसी में, कि कहीं पर हमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखनी हो जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रही हो, तो मुझे लिख देना चाहिए ई वाई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट और साथ में साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से लिखा जा सकता है। दूसरी बात, वेक्टर है वाई में, तो यहां जे कैप लगाया जा सकता है। और अगर मैं यहां बात करूं जेड डायरेक्शन की, ये सॉरी, इसको मैं बी लिख देता हूं, बी जेड डायरेक्शन में, तो इसको लिख दूंगा बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहां पर के कैप लगा सकता हूं इस डायरेक्शन के लिए। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल अभी करेंगे तो फिर से याद दिला दूंगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स का डायरेक्शन है। जब y क्रॉस जेड करेंगे, यहां पर y का मतलब y एक्सेस से z की तरफ, तो आपको x एक्सेस की तरफ, जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होता है ईएम वेव का। ये बात आपने पकड़ ली। चलते हैं कुछ एमसीक्यू की तरफ, वहां फिर से कुछ चीजें रिवाइज करने का मौका मिलेगा। आइए चलते हैं एमसीक्यू पर। तो बच्चों करते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस, बड़े इंटरेस्टिंग और अपने दिमाग को भी चला देते हैं ये। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे पैदा होती है, जनरेट कैसे होती है? ए चार्जलेस पार्टिकल and accelerating charge, a charge moving at constant velocity, a stationary charge। आपको मालूम है कि जब भी कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस ये भी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको जानकारी होगी, जब एक चार्ज रुका होता है स्टेशनरी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जब एक चार्ज चल रहा होता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी कह दीजिए, या चल रहा है, अगर स्टेशनरी नहीं है, मूविंग है, तो उस समय वो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और ईएम वेव भी निकालता है। तो ये तीनों कलाकारी करता है जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, क्योंकि एक्सेलरेटिंग चार्ज ही सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेशन या प्रोडक्शन का। तो पहला एमसीक्यू हो जाता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग। ये आपको बता रखा था, ये जो लिखा हुआ है ये वेक्टर हैं सारे जो लिखे हुए हैं, और आपको बताया था कि E क्रॉस B के डायरेक्शन में हमारा डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन
ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हमने बताया भी था, आपको मालूम भी होगा और रिवाइज भी कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी। बड़े आसानी से समझ में आता है, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में आए तो बड़े प्यार से करिए। अगला सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, अगर ये वेव जा रही है, भाई वेव मतलब लाइट समझ लीजिए तो याद रहता है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो मान लीजिए लाइट जा रही है, अब यहां पर आपने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसी तरीके से मान लीजिए कहीं पर लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो इनका डिफ्लेक्शन किधर होगा या नहीं होगा? तो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होती, प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नो नो नो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आप ये समझ गए, लाइट अगर आ रही है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइट घूम नहीं जाती। इससे याद रखने में मदद मिलती है, लाइट आ रही है तो जिधर आ रही है उससे कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर है। आगे बात करते हैं, इन मटेरियल मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, द वेलोसिटी ऑफ लाइट बिकम्स। ये भी देखिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, आपको मालूम होता है कि v की वैल्यू होती है 1/√μe, और अगर ये कहानी हो जाए फ्री स्पेस की तो ये v बन जाता है c और ये बन जाता है साहब μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम की कहानी है, मीडियम, और ये फ्री स्पेस या वैक्यूम की कहानी है। समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं जिससे आपको याद ताजा हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए। आगे बात करते हैं, अगला सवाल एक आता है, लिखा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखा है यहां पर 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस along the x direction। ठीक है साहब, x डायरेक्शन में जा रही है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 6.3 जूल वोल्ट पर मीटर, जो लिखा है इन्होंने, और व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है साहब, जो ये बता रहे हैं, है ना। तो यहां पर अगर देखिए यहां पर ये जे गलत लगा दिया है, लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr। तो बात करें तो वोल्ट अपॉन मीटर ही होना चाहिए, तो इसको तो काटो पहले। तो बी निकालने की बात कर रहे हैं, तो आप ये जानते हैं कि सी की वैल्यू होती है E/B, E0/B0 भी कह सकते हैं, E/B भी लिख देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि RMS वैल्यू भी आपस में बराबरी कट जाएगी, ऊपर रेशियो सेम आएगा। तो ये यहां पर अगर मैं निकालूं बी, तो b को लिख सकते हो E/C। E कितना है 6.3, और साथ में अगर हम बात करें इस फ्री स्पेस में 3.8 इंटू 10⁸ इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब यहां पर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3.0, ये 8 क्यों लिख रहा हूं, 3 इंटू 10⁸, तो मोटे तौर पे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8। बाकी डेसिमल भी आएगा, और इसमें से हमें समझ में आता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए 2.1 है, बाकी 10⁸ है, जो कि होना नहीं है, और ये तो 3 है, तो 3 का तो कोई सवाल ही नहीं, 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप समझ पाए होंगे, इसको भी दिमाग में रखिए। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने वाला है। आगे की बातचीत करते हैं हम लोग। If the total energy transferred to a surface in time t टाइम में u ट्रांसफर होती है एनर्जी, then the magnetic magnitude of the total momentum delivered to the surface for complete absorption। ये तो आपने पढ़ ही रखा था, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये बड़ी स्पेशल चीज है, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोमेंटम है p, u टोटल एनर्जी है जो एब्जॉर्ब होती है, और ये c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। आगे बातचीत करते हैं अगले सवाल पर। लिखा द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 4I0।
तो जो I है इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, वो दे रखा है IB इज इक्वल टू 4I0। ठीक है साहब। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट? IE चाहिए हमको। ठीक, तो हमें ये मालूम है कि जो IE का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा, हाफ C एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। और अगर मैं IB की बात करूं, इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड की, तो हाफ CB स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होता है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं बच्चों, यानी IB अपॉन IE, तो आप क्या देखेंगे, यही डिवाइड कर देते हैं ना दोबारा लिखने की जगह, तो हाफ से हाफ कट गया, C से C कट गया, और क्या बचा बेटा, ये बचा वैल्यू, ये म्यू नॉट तो ऊपर चला गया है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ये वैल्यू आई। अब आप जानते थे बेटा, याद होगा आपको, C की वैल्यू अभी लिखी थी हम लोगों ने, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी जा सकती है 1 अपॉन C स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू डाल दी 1 अपॉन C स्क्वायर, और आपने देखा था कि जो C की वैल्यू थी वो E अपॉन B के बराबर भी थी। अभी चर्चा की थी हम लोगों ने, ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा देता हूं, ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो यहां पर E B यानी C स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू कट गई और देखिए वैल्यू आ गई 1। यानी इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों इक्वल हो जाएगी। इक्वल होने के केस में अगर इसकी 4I0 है तो इसकी भी जो होगी वो 4I0 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आंसर बी हो गया। और कैसे हुआ मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया, उम्मीद करते हैं आप पकड़ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए, ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। आगे सवाल बात करते हैं, पिक आउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन, ब्लू लाइट, गामा रेज, एक्स रेज, रेड लाइट। अभी तो आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि जो वेवलेंथ मिलेगी सबसे ज्यादा, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, वो मिलेगी यहां पर रेड लाइट की। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा इस कॉम्बिनेशन मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरह से ये एमसीक्यू वाला सेगमेंट खत्म होता है। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट पे, आइए। तो बच्चों करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़े आसान ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2019-2016 में देखिए आया हुआ है। बहुत ऐसे ही सवाल आते हैं, हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड, राइट देयर वन इंपॉर्टेंट यूज। कैसे बनती है इंफ्रारेड? तो इंफ्रारेड रेज जो बनती है वो बनती है हॉट बॉडीज से या हॉट मॉलिक्यूल से। हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से ये बनती है, इस तरीके से बनती है। किस काम में आती है इंफ्रारेड? आपने देखा होगा शहरों में कभी कभी क्लिनिकल स्पॉट्स पर लोग सेकाई कराने जाते हैं, मस्कुलर पेन रहता है उनको, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वहां पे इंफ्रारेड से सेकाई की जाती है। तो ये जो मस्कुलर स्ट्रेन्स हैं उनके ट्रीटमेंट में काम आता है। यूज की बात करें तो टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन्स, जो दर्द वगैरह रखा था, खिंचाव विचाव आता है उसमें। बाकी और भी हैं, सोलर कुकर वगैरह में काम आता है ये, खाना वाना और भी बहुत सारी चीजें हैं। ग्रीन हाउस इंफ्रारेड है, ग्रीन हाउस को वार्म अप करने के काम आता है। एक ही पूछा था तो आप कई सारे लिख सकते हैं, आपको मालूम होगा। नंबर 2 की बात करते हैं, द थिन ओजोन लेयर ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वाई? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमको फ्रॉम हार्मफुल, आपको पता ही है, अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस से हमको प्रोटेक्शन देता है। अगर यूवी रेस से प्रोटेक्शन नहीं देगा तो आपको मालूम ही है बहुत सारी डिजीज तुरंत हो जाएंगी। तुरंत होने का मतलब है जीना मुश्किल हो जाएगा। आप जानती हैं ज्यादा धूप में चलिए तो कई लोग को उससे रिएक्शंस होती हैं, कई लोग को कैंसर हो जाता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। कड़ी धूप की बात करें यूवी रेस से, तो ये यूवी रेस से बचाता है, इसलिए हमारा ये ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। अगले में देखिए इन्होंने पूछा क्या है, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सिलेट्स विद ए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, न्यू लिख देते हैं, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 10, 10 की पावर प्लस 10
पर सेकेंड एंड एन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 40 वोल्ट पर मीटर, ये दे रखा है। पूछा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो वेवलेंथ के लिए आप जानते ही हैं V इज इक्वल टू न्यू लेमडा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, तो V की जगह C रख दीजिए, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई और लेमडा ये हो गई साहब। अब यहां पर आपको निकालना है क्या, लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी न्यू अपॉन C। न्यू की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 10 और C होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपको दिखाई पड़ ही रहा है कि 1.5 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है। ये इसकी वेवलेंथ हो गई, सेंटीमीटर में लिखना है तो 1.5 सेंटीमीटर पहला आंसर आ गया, यानी इसकी वेवलेंथ फर्स्ट पार्ट का। दूसरी पार्ट का जिक्र करते हैं। वेवलेंथ हम लोगों ने निकाल ली। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी UE, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला इसका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, और ERMS की वैल्यू आप जानते हैं अगेन होती E नॉट अपॉन √2। अब ये वैल्यू फीड कर दीजिए यहां पर, मतलब मैं हाफ रख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट E नॉट अपॉन √2 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी, ये √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बचेगा तो 4 हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू यहां दी है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आराम से करते हैं इसको, और यहां वैल्यू हो जाएगी 1/4। एप्सिलॉन नॉट की बात आई तो 8.86 इंटू 10 की पावर -12। E नॉट की वैल्यू कितनी है, तो 40 है, तो 40 का स्क्वायर कर दीजिए आप 1600। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जब आप 1600 आएगा तो काट ही देंगे इससे, और वैल्यू करीबन आ जाएगी 3.5 इंटू 10 की पावर -9, और क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी और डेंसिटी पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फर्स्ट क्लास आपका आंसर मिल जाएगा। और ये जो न्यूमेरिकल सा आता है या बनता है, ये बिल्कुल आप आराम से कर पाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान होते हैं, कुछ फॉर्मूले आपको तैयार रखने हैं, दैट्स ऑल। चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ लाई इन दिस रेंज। इसके अंदर यानी 10 की पावर -11 मीटर, लेमडा बड़ा है और छोटा है 10 की पावर -8 में, तो ये आपको याद रखना होगा, ये कौन कौन सी आती हैं। इसमें आएगी एक्स रेज, ये पूछा जाता है, या गामा रेज, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, तभी आप कर पाएंगे। इस रेंज की बात करें 10 की पावर -4 मीटर से लेकर 10 की पावर -1 मीटर के बीच में, तो विजिबल इंफ्रारेड भी आ जाएगी, इंफ्रारेड, विजिबल और माइक्रोवेव, ये सारी आपकी वेव्स इसके अंदर आ जाती हैं, याद कर लीजिएगा। राइट वन यूज ऑफ ईच। अच्छा, तो एक्सरे किस लिए होती है, मेडिकल डायग्नोसिस में, आपको मालूम ही है, फ्रैक्चर वगैरह में, मेडिकल लिख देता हूं आपको याद समझ आए, जब किसी को फ्रैक्चर होता तो हड्डी भी 2 फुट है कि नहीं वो पता करने का काम आता है कम से कम। दूसरी बात, गामा रेस की बात करें तो गामा रेस जो कैंसरियस मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स या कैंसरस सेल जो होती हैं, उनको ये रेडियोथेरेपी करने के काम आता है। कीमोथेरेपी के लिए तो इंजेक्ट किए जाती हैं चीजें, रेडियोथेरेपी बोलते हैं इसको, उसमें ये काम आता है। तो गामा रेज अनवांटेड सेल्स को जला देती हैं। इंफ्रारेड वगैरह की बात करें तो इंफ्रारेड आप जानते ही हैं, इंफ्रारेड जो ऑप्टिकल डिवाइसेस में काम आते हैं, इंफ्रारेड रेज निकलनी है, जो आपके टीवी रिमोट वगैरह है वहां पे काम आ जाते हैं, जो रिमोट्स हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, या वहां पे जैसे ग्रीन हाउसेस होते हैं उसको वार्म रखने के काम में आ जाते हैं, तो ग्रीन हाउस में भी लिखिए वार्म रखते हैं, ये सब आप याद कर लीजिएगा साहब। माइक्रोवेव्स आपकी कम्युनिकेशन में आ जाती है, विजिबल रह गई, तो विजिबल तो आप जानते ही हैं, हम इसकी मदद से देख पाते हैं चीजें, है ना। और एक और बचा था कुछ, माइक्रोवेव, तो ये राडार सिस्टम में यूज होता है, ऐसे आप लिख लीजिए, राडार सिस्टम कम्युनिकेशन में,
तो अगर आप कम्युनिकेशन में भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये कम्युनिकेशन में यूज होता है। इस तरीके से सवाल हो जाता है। ऐसे सवाल थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा याद कर लेना फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उसका इस्तेमाल क्या है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, लिखा है हाउ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होती हैं? एक्सेलरेटेड चार्जेस से, या कई किताबों में आपको मिलेगा ऑक्सीलेटिंग चार्जेस, मतलब वही एक्सेलेरेशन वहां भी है, ऑक्सीलेटिंग चार्जेस, ऑक्सीलेटिंग या एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से ये प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ दीज वेव्स, सोर्स ऑफ एनर्जी यही है, यहीं से निकलती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स रहते हैं। राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैथमेटिकल फील्ड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस। अच्छा, इक्वेशन मांगी है जो जेड एक्सिस की तरफ जा रही हो, तो आप क्या करें, इलेक्ट्रिक वेक्टर लिखें, ई नॉट साइन किधर जा रही है, जेड में, तो जेड इधर आ जाएगा माइनस ओमेगा टी। और मैग्नेटिक वेक्टर लिखेंगे तो वाई डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, चल रहा है जेड डायरेक्शन में, इसको लिखिए बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये दूसरा वाला था साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आप उम्मीद है बात को पूरी तरीके से पकड़ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग बेटा, राइट एनी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब शुरू में ही मैंने रिवाइज कराई थी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज बोले तो आप कह सकते हैं फ्री स्पेस में सबका वेलोसिटी c होता है। कोई भी फैमिली का मेंबर हो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबकी वेलोसिटी सेम होती है। दूसरा, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसफर से होती थी तो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। और इसके अंदर ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं। और भी चीजें आपको जो बताई थी उनमें से कोई 2-3 कितनी पूछी है, 2 पूछी है, 2 तो लिखी थी। इस तरह से इस बात को कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज लीस्ट फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में, एक्सरेज में और माइक्रोवेव में किसकी हमारी फ्रीक्वेंसी कम है? तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की होती है इन तीनों में। तो ये रही भाई साहब माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी हैज लीस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग्स 3, है ना, ये आप लिख लीजिएगा। बात करते हैं दूसरी बी की, हाउ डू यू शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। आपको मालूम है कि जो मोमेंटम होता है U/c होता है, एनर्जी अपॉन वगैरह वगैरह, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्योंकि जो भी एक्सीलेटेड चार्ज होते हैं जब वो ऑक्सीलेट करते हैं तो ऑक्सीलेट करने की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये दोनों ही एक दूसरे को साथ देते रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं। और इनके पास ये जो एनर्जी आती है वो आती कहां से है? जो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटिंग चार्ज की है, एक्सीलेटेड चार्ज की, ऑक्सीलेट जो कर रहा है चार्ज, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। वहीं से इनको एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी लेके ये कैरी ऑन कर जाती हैं वेव्स। तो ये उसका एक सोर्स है और मोमेंटम कैरी करती है। टोटल एनर्जी अपॉन c लिखा हुआ, इससे आप पहचान सकते हैं। नंबर सी बात करते हैं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन द फ्री स्पेस। एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है तो एनर्जी डेंसिटी U कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, आपको मालूम ही है, प्लस हाफ मैग्नेटिक फील्ड की B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये आप फॉर्मूले के तौर पे याद भी किए होंगे, नहीं आपको याद होना चाहिए। इस तरह से ये आप आंसर कर देते हैं और ये सवाल खत्म हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ वेवलेंथ λ1 इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आप जान रहे हैं क्या है? माइक्रोवेव, यही लिख लो, माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं।
बात करते हैं लैम्डा 2 इज यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। अरे अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, यूवी लिख देते हैं काफी है। लैम्डा 3 इज यूज्ड टू डिटेक्ट लीकेज ऑफ ऑयल इन अंडरग्राउंड पाइपलाइंस। एक्सरेज, एक्सरे बोन फ्रैक्चर और ये सब चीजें पता करने की, आप फ्लाइट में बैठने जाते हैं तो सामान भी चेक करते हैं कि क्या रखे नहीं रखे, तो कहाँ गया लैम्डा 4। तो लैम्डा 4 इज यूज्ड टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन रनवेज ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट कंडीशन। ये कहानी होती है इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड रेज। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा यूज वगैरह, जिसकी मदद से आप बता पाएंगे। अब कुछ लिखा है आइडेंटिफाई एंड नेम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच दीज रेडिएशंस बिलोंग। ये लिख दिया साहब। अरेंज दीज वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड बात करें तो लैम्डा 3 के बाद आ जाएगा लैम्डा 2, लैम्डा 4, लैम्डा 1। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम में वेवलेंथ के। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? माइक्रोवेव की। एनर्जी सबसे कम हो गई। ये कहानी हो जाती है। कुछ और राइट वन मोर एप्लीकेशन फॉर ईच। तो ये आप जान ही रहे थे कि ये एक दिया है कम्युनिकेशन में, तो माइक्रोवेव का आप राडार सिस्टम में यूज कर लेते हैं वही कम्युनिकेशन के लिए। भाई यूवी रेस की बात करें तो किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर रहता है, और सर्जरी में, आई सर्जरी में भी यूज किया जाता है। ये लेसिक सर्जरी क्या बोलते हैं, सर्जरी वगैरह में यूज होता है। और फिर है एक्सरे, तो एक्सरे बोन फ्रैक्चर वगैरह के लिए यूज होता है, तो फ्रैक्चर वगैरह के लिए भी यूज आप कर सकते हैं, हड्डी टूटने उठने की घटना देखने के लिए इस तरीके से यूज कर सकते। इंफ्रारेड की बात कर रहा है तो इंफ्रारेड आपको बताया था कि जो टीवी के रिमोट हैं उन सब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी ग्रीन हाउस को वार्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब बातें कर सकते हैं। तो इस वैरायटी के ऐसे सवाल लगा लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सेगमेंट में, जो कि केस स्टडी वाला सेगमेंट। चलिए केस स्टडी में चलते हैं। तो बच्चों करते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। ये रहा केस स्टडी का क्वेश्चन, इस तरह से आएगी। यहां पर 5 पार्ट होंगे, मैंने एक दिखाया जिससे केस स्टडी बड़ी दिख सके। 5 में से 4 का ऑप्शन, 4 का आंसर आपको करना होगा। लिखा इंफ्रारेड IR वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रिकल हीटर्स, इंटीरियर अलार्म्स, कुकर्स फॉर कुकिंग फूड, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन लाइक रिमोट कंट्रोल वगैरह, सिक्योरिटी सिस्टम एंड थर्मल इमेजिंग कैमराज विच डिटेक्ट पीपल इन द डार्क। ठीक है, एक यूज है। बाकी एक चार्ट सा दिया हुआ, डायग्राम सा दिया हुआ, बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो एवरेज वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, जीरो एवरेज वैल्यू, रेड कलर ले लेता हूं। तो अपने को जीरो एवरेज वैल्यू चाहिए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट करता है, और ऑक्सीलेट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर करते हैं, ऑक्सीलेट, और वेव आगे चलती है। बहुत बढ़िया मूवमेंट है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आंसर नंबर 1। दूसरा देखते हैं बेटा, फ्रॉम मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इंड्यूस्ड EMF, ए मैग्नेटिक फील्ड, ए मैग्नेटिक डायपोल। तो जो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होती है वो बनाती है एक मैग्नेटिक फील्ड, वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आ गई होगी। मैक्सवेल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। द कंडीशन अंडर विच ए माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप ए फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट एफिशिएंटली। भाई जो माइक्रोवेव में सामान आप डालते हैं उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कब उसको हीट अप करेगा? एफिशिएंटली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। यही सही है। खैर आगे पढ़ लेते हैं बाकी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स हैज नो रिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये तो गलत है। माइक्रोवेव्स आर हीट वेव्स सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग। ये भी नहीं। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इन ए नो। पहला वाला सही है, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, वो जो फ्रीक्वेंसी रखे हैं वही जो वेव की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तो रेजोनेंस होने लगेगा। ये ज्यादा एम्पलीट्यूड इनका बढ़ जाएगा। अगर ये थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे तो रेजोनेंस में ज्यादा हिलेंगे। जब ज्यादा हिलेंगे तो ज्यादा हीट पैदा हो जाएगी। इतनी सी बात है। खैर अगली के क्वेश्चन पे चलते हैं।
इफ स्पीड्स ऑफ गामा रेज, एक्स रे एंड माइक्रोवेव, इन तीनों की वीजी है, गामा की, एक्सरे की और तीसरी वाली थी साहब माइक्रोवेव की। तो इनमें रिलेशनशिप क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम जानते हैं। देखिए हम लोग को गच्चा दे रहा सवाल हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी फ्री स्पेस में तीनों की बराबर रहती है स्पीड। तो Vg कुछ नहीं बोला तो फ्री स्पेस ही पकड़ना है, Vx और Vm इन तीनों का स्पीड आपस में बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप समझ पाए होंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसा चकमा देने की कोशिश की जाती है, हम नहीं ले पाएंगे चकमा, हम तो निकलेंगे बाहर सफलता से। आगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इक्वेशन लिखिए, मैं साफ साफ लिखता हूं ब्लैक कलर से है, E इज इक्वल टू 40 cos kz माइनस 6 इंटू 10 की पावर 8t। ये इक्वेशन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, वेयर E, Z एंड T आर इन वोल्ट्स मीटर वगैरह वगैरह। द वैल्यू ऑफ K को निकालना है हमें, व्हाट इज K। तो हमें ये देखिए मालूम है कि अगर इसको मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तो साइन कॉस सब बराबर बात रहती है, तो मैं यहां पर साइन लिखूं, ये कॉस लिख दीजिए, केवल फेस का फर्क होता है बस। तो K Z माइनस ओमेगा T लिख देंगे आप। तो यहां से देखिए ये ओमेगा निकल आया, आपको K निकालना है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहां लिख लेता हूं, आगे वर्किंग करूंगा फिर। ओमेगा की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 8। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, निकालना हमें साहब K है, और K और ओमेगा में रिलेशनशिप आपको मालूम है, K इज इक्वल टू ओमेगा बाई C। ये रिलेशनशिप है, आपने याद कर रखी होगी। ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं 6 इंटू 10 की पावर 8 एंड C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8। दोनों को काटा पीटी करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये K वही है 2 पाई बाई लेमडा वाला, ऐसा मत समझना ये कुछ कहानी अलग है। प्रोपोगेशन फैक्टर जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट पढ़ा था क्लास 11th में, वही है, उसी से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं बड़े आराम से आप। वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, काफी चीज सीख रहे हैं तो ये सब सीखी होनी चाहिए। इस तरह से देखिए 5 सवाल थे और ये पांचों हमने कर लिए। चलते हैं इसके अगले सेगमेंट में असर्शंस रीजनिंग पर। आइए तो बच्चों शुरू करते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, मजेदार और हमारे लिए थोड़े नए भी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। असर्शन दिया है द पेयर्स EX BY एंड EY BX। देखिएगा, components of space and time varying electric field and magnetic field can generate a plane electromagnetic wave traveling along the z direction। बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि x y जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है। तो फर्स्ट इज ट्रू। बात करते हैं रीजन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E क्रॉस B। ये भी एकदम करेक्ट है और साथ में सही एक्सप्लेनेशन है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट, assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। ये बात बैठती है, ये बात डिस्कस भी कर चुके थे, दिमाग में रखने वाली भी है। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम बट लाइट वेव्स कैन। ये साफ असर्शन बिल्कुल सही है। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं करती। जबकि लाइट वेव हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मीडियम है या नहीं है उससे उसको कोई मतलब नहीं, मतलब चाहिए नहीं उसको मीडियम चलने के लिए। तो पहला वाला पार्ट ट्रू हो गया। दूसरी बात करें, साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड बट लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। ये भी ऑप्शन ट्रू है साहब, लेकिन पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको शायद ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा। और जो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऑक्सीलेशन इस तरीके से होते हैं, इसको पोलराइजेशन से रोक नहीं पाएंगे। और ट्रांसफर वेव में जिस डायरेक्शन में वो बढ़ता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेशंस होते हैं, और ये जिस डायरेक्शन में बढ़ता है उसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन हो रहे हैं। तो दिस कैन नॉट बी पोलराइज्ड,
कांट बी पोलराइज्ड, रोकेंगे कैसे? अगर मैं ज्यादा समझाऊंगा तो 15 मिनट इसी में लग जाएंगे, आप समझ पा रहे होंगे। इसको ब्लॉक करते थे, लाइट का पोलराइजेशन इस बार कोर्स में नहीं है, वैसे ये पोलराइज्ड लाइट होती ही है, तो इसको पोलराइज कर सकते हैं। इसको पोलराइड्स लगा के पोलराइज कर देते हैं। चश्मे वगैरह आते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, लोग अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए पहनते हैं। आपको पसंद है तो आप भी ले सकते हैं अपने पापा से बात करके। तो ये साहब जो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं ठीक है, ट्रू दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है साहब, अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग। तो लिखा है ए वेव इज मोशन ऑफ मैटर एज ए होल इन ए मीडियम। बड़ी गड़बड़ बात है। वेव जो फॉल्स है, मतलब जो वेव होती है वो एनर्जी कैरी करती है, मीडियम को थोड़ी आगे ले जाती है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज इस माइक के थ्रू जा रही है, तो ये थोड़ी कि हवा को पूरा, हवा मैंने कुछ बोला तो ये मॉलिक्यूल वहां पहुंच गया, मॉलिक्यूल नहीं पहुंचता है, ये तो डिटेल में आपने पढ़ा ही है। वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस पहुंचते हैं। तो पहली बात गलत देखिए, मैटर नहीं चलता आगे। नदी में कोई आप पत्थर मारते, भंवरें उठती हैं, जबकि वो पत्थर वहीं पर ऊपर नीचे कर सकता है थोड़ी देर डूबने से पहले, है ना। या कोई कॉर्क डाल रखा है, कोई फ्लोटिंग मटेरियल डाल रखा है, थर्माकोल का टुकड़ा है, तो देखिए वो उसी भंवर में ऊपर नीचे हिलता है, किनारे थोड़ी आ जाता है, लेकिन वेव किनारे आ जाती हैं। तो आप जानते ही हैं। खैर, ये फॉल्स हो गया। विंड इज सेम एज साउंड वेव इन एयर। ये गलत है, विंड अलग है और साउंड वेव अलग है, दोनों गड़बड़ हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। assertion and reasons both are false। ठीक है साहब, दोनों ही गलत हो गई। अगली बातचीत करते हैं हम लोग। when certain wavelength of light falls on the metal surface it ejects electron। ट्रू है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देखते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर बेहतर फ्रीक्वेंसी है, बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उसके बराबर है, तो इजेक्शन कर देता था इलेक्ट्रॉन का। तो ये ट्रू है सर्टेन कंडीशंस में। लाइट वॉज वेव नेचर। ये लाइट वेव नेचर तो रखती, डुअल नेचर रखती है बेसिकली, लेकिन ऊपर वाले का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारा पार्टिकल नेचर है, तब हम कहते पहले वाला सही है। आइंस्टाइन की थ्योरी आपने पढ़ रखी होगी, पूरी कोर्स में है। तो दिस इज ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट वन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि दोनों हैं तो ठीक भाई, लाइट वेव नेचर रखती है, इसे कौन मना कर रहा, लेकिन वेव नेचर से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, शांति से सोचिएगा, तब कीजिएगा, जल्दीबाजी में तुक्का मत मारिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों में एक हवा उड़ जाती है पूरे क्लास में कि पहले का बी है, पहले का बी है, दिमाग किसी ने गड़बड़ कर दी और आपको लग रहा बी नहीं सी है, और आप भीड़ चाल के साथ चल पड़ते हैं, बी टिक मार देते हैं, बाहर निकलते पता लगता सही है। तो अपना दिमाग लगाइएगा, बाकी तो आप समझदार हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। ये सही बात है, इनकी ट्रू है। हम जान ही रहे थे कि जो v की वैल्यू लिखते थे वो 1/μ इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखा करते थे। तो ये म्यू और एप्सिलॉन दोनों मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट। ये भी सही है। फ्री स्पेस के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सबकी वेलोसिटी इससे डिजाइंड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऊपर वाले का है तो सही दोनों, यानी फिर से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा, हम लोगों ने असर्शन